स्वागत है अब एक बार फिर आप सबका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी CNX का ये सबसे लेटेस्ट सर्वे, ताजा सर्वे। सितंबर के महीने में सर्वे हुआ। इंडिया अलायंस के गठन के बाद, अभी हाल में विशेष सत्र आयोजित होने के बाद, महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद, सनातन का विवाद गुजर जाने के बाद, विश्वकर्मा योजना जो लोगों का कहना है ओबीसी वोट के लिए लाई गई, उस योजना के लागू होने के बाद और महिला आरक्षण बिल पारित होने के बाद किया गया ये सर्वे। हमने आपको ओबीसी वोट को लेकर के आंकड़े दिखाए, बताया कैसे ओबीसी वोटर आज भी नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा हुआ दिखाई देता है, उतनी ही ताकत के साथ। हमने आपको बताया महिला आरक्षण बिल का पास होने का श्रेय चाहे कोई और दल कितनी भी कोशिश करे, लोगों के मन में केवल और केवल नरेंद्र मोदी को जाता है, इसका क्रेडिट। सनातन के विवाद पर हिंदू वोटर नाराज है, हिंदू वोटर एकमुश्त कंसोलिडेट हो सकता है और इसका इंडिया गठबंधन को नुकसान हो सकता है, यह भी इस सर्वे में बात निकल करके सामने आई। लेकिन महिला आरक्षण बिल पास होने के बाद महिला वोटर आखिर किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहती हैं, इसका जवाब भी इस सर्वे में मिला। इस सवाल हमने पूछा कि आपके सामने नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, ये 4 नाम आपके सामने हैं, आखिर किसे आप अपना प्रधानमंत्री चुनना चाहेंगी। 52% महिलाओं का जवाब था नरेंद्र मोदी के लिए। 52% महिलाओं ने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के तौर पर देखने की इच्छा जाहिर की। 22% महिलाओं ने राहुल गांधी के नाम पर जवाब दिया। 5% महिलाओं ने ममता बनर्जी का नाम लिया अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखने की इच्छा के स्वरूप। 3% महिलाओं को लगता है अरविंद केजरीवाल देश के प्रधानमंत्री होने चाहिए। 2% महिलाओं को नीतीश कुमार में वो काबिलियत नजर आती है। 16% महिलाओं ने किसी नाम पर अपनी राय व्यक्त नहीं की है। तो आप देखिए 52% महिलाओं को लगता है कि देश का अगला प्रधानमंत्री तो नरेंद्र मोदी को ही होना चाहिए और काफी पिछड़े हुए इसमें 30 परसेंटेज पॉइंट से पीछे खड़े हुए राहुल गांधी दिखाई देते हैं। आपको काफी गैप राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में दिखाई देता है। 52% का आंकड़ा अपने आप में कितना बड़ा है ये समझने के लिए आपको जानना चाहिए कि 2019 के चुनाव में आखिर कितनी महिलाओं ने वोट किया था नरेंद्र मोदी के लिए। मैं एनडी आपको बता रहा हूं 2019 के चुनाव का आंकड़ा 46% वोट मिला था महिलाओं का नरेंद्र मोदी को, और आज वही वोट बढ़कर के 52% हो जाए अगर आज चुनाव हो जाए तो, यानी 6% ज्यादा। ये केवल महिला वोट में इजाफे की बात हम कर रहे हैं। तो जाहिर तौर पर पिछले इन सालों में जितनी भी योजनाएं चली, चाहे ट्रिपल तलाक का मसला रहा हो या इसके अलावा उज्ज्वला गैस का, जो कि इसने सीधे सीधे गृहिणियों को फायदा पहुंचाया, खासकर कमजोर वर्ग में। उज्ज्वला की स्कीम के तहत जब गैस का सिलेंडर पहुंचता है, जब उन्हें चूल्हा नहीं फूंकना पड़ता, अपनी आंखें नहीं जलानी पड़ती हैं, या अब जो स्कीम चल रही है जिसमें नल से जल, उसमें आपको घर के अंदर नल से पानी मिल जाता है। वरना ये किसी भी परिवेश में एक महिला की जिम्मेदारी होती थी कि वो कहीं से भी पीने के पानी की व्यवस्था करे, और उसके लिए कितने जतन करने पड़ते हैं एक महिला को, आप बखूबी जानते हैं भारत देश के अंदर। तो इस सब का नतीजा है कि महिलाओं में नरेंद्र मोदी की एक्सेप्टेबिलिटी, महिलाओं के बीच में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब मैंने आपके सामने कुछ योजनाओं का नाम लिया, उस पर मैं आपको एक बताऊंगा कि किस योजना को लेकर के कितना प्रतिशत लोगों के बीच में रुझान है। लेकिन 52% महिलाएं नरेंद्र मोदी को अगले प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहती हैं। इसको भावेश जी आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। ये डेटा जो है दिखने में आधा से मतलब लगभग 50% के करीब दिखाई देता है, लेकिन वास्तविकता में जाएं तो कितना बड़ा आंकड़ा है। देखिए, सपोर्ट करने का अलग होता है कि किसी इशू पे महिलाओं ने सपोर्ट किया। जैसे कि आपने देखा कि वुमेन रिजर्वेशन पे लगभग 70% के आसपास उनको श्रेय दे रहे हैं। लेकिन जब वो वोट देने की बारी आएगी तो बहुत सारे इशूज आता है। जैसे वो जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग करते हैं कि वहाँ पे उनका जो सांसद है वो कैसा काम कर रहा है, या विधायक जो है वो कैसा काम करे, कॉर्पोरेटर कैसा काम करे, और जो इशूज है, धर्म इशू आ गया, कास्ट इशू आ गया, बहुत सारे इशूज आ गया। उसमें अभी भी देखिए 52% वोट यदि महिलाओं का बिल है प्राइम मिनिस्टर मोदी के सपोर्ट में, तो एक बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। दूसरा जो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं MY समीकरण की डिस्कस करते हैं। देखिए, बिहार में और यूपी में MY समीकरण को मान के लालू यादव और मुलायम सिंह यादव की पॉलिटिक्स रही है, मुस्लिम और यादव की। प्राइम मिनिस्टर मोदी की आप पॉलिटिक्स देखेंगे गुजरात के समय से, तो उनका फोकस भी MY रहता है, मुस्लिम, महिला और योजना को फोकस करते हैं। आप देखेंगे प्राइम मिनिस्टर मोदी के जितने भी योजना है उसमें महिला फोकस में रहती है। आप चाहे उज्ज्वला योजना ले लीजिए, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना लेकर उसमें भी उन्होंने जो आवास का नाम है वो महिलाओं के नाम पे किया। उसके बाद कई सारे ऐसे हैं जो स्वच्छ भारत योजना है, वो भी उससे महिलाओं को ही ज़्यादा फायदा दिख रहा है।
तो ये सब सारे चीज़ें जो दिखाता है कि उनका एक फोकस, जैसे अभी मैंने कहा कि 2019 में जो महिलाओं की तादाद थी वोट परसेंटेज का, वो पुरुषों से ज़्यादा थी। उम्मीद है कि इस बार वो तादाद और ज़्यादा बढ़ेगी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर मोदी का जितने भी पॉलिसीज होते हैं वो महिलाओं को फोकस है। इसलिए ये जो बिल अभी आया है वो अनायास ही नहीं है, उसके पीछे बहुत सारा ग्राउंड वर्क है। और पॉलिसी में वुमेन सेंट्रिक पॉलिसी बनाना, महिला को का सशक्तिकरण या उसकी जिंदगी बेहतर बनाना उस किसी भी योजना के केंद्र में दिखाई देता है। बिल्कुल, और लोग ये बात पहचान रहे हैं। बिल्कुल, देखिए लगभग एक आंकड़ा है कि लगभग 60 से 70 करोड़ एक लाभार्थी वर्ग तैयार हुआ है जो बीजेपी की गवर्नमेंट से किसी न किसी रूप में फायदे में रही है, किसी न किसी योजना से उनको फायदा मिला है। अब ये 60 से 70 करोड़ का जो आंकड़ा है बहुत बड़ी आंकड़ा है। आप देखेंगे जो पिछले अभी जो आने वाले चुनाव में, पिछला चुनाव में 91 करोड़ लगभग वोटर्स थे, जिसमें से बीजेपी को जो 37% वोट मिली थी। 10 करोड़ के आसपास उम्मीद है कि एक और वोट मिलेगी। अब देखिए 60 से 70 करोड़ का जो ये आंकड़ा है उसमें एक जो बड़ा आंकड़ा महिलाओं का है, तो ये एक बहुत आपने चूंकि योजनाओं की बात की, आपने कहा MY ये बीजेपी की पॉलिटिक्स है, लेकिन वो अलग, जो पहले MY चलता था उससे अलग महिला प्लस योजना। तो महिलाओं का कितना साथ मिल रहा है नरेंद्र मोदी को योजना, और वो योजनाओं में कैसे दिखाई देता है मैं आपको बताता हूं। जैसे एक योजना की बात करें, स्वच्छ भारत अभियान, जिसके तहत गली गली, शहर शहर में, गांव गांव में शौचालय बनाए गए। 72% लोगों ने ये माना कि हाँ ये योजना है। पहले तो क्या इस योजना के बारे में वो जानते हैं? क्या आपको ये योजना आपको कारगर लगती है, प्रभावी योजना लगती है? 72% लोगों ने माना कि स्वच्छ भारत अभियान के तहत जो भी योजना चलाई गई वो कारगर योजना थी। ऐसी अगली योजना मुफ्त राशन, घर घर जो मुफ्त राशन का वितरण हुआ कोविड काल में, खास तौर पर 68% लोगों ने माना कि एक अच्छा काम हुआ है और इसका फायदा मिलेगा। ऐसे ही उज्ज्वला सिलेंडर, जिसमें अभी और 90-95 लाख लाभार्थी जो जोड़े गए अभी कुछ महीना पहले, कुछ हफ्ते पहले, 45% लोगों को लगता है कि उज्ज्वला एक अच्छी बेहतर योजना है। जनधन खाता, जो कि नरेंद्र मोदी की जब सरकार बनी 2014 में, तो जो पॉलिसीज उस वक्त लाई गई शुरुआती पॉलिसीज में से एक थी, लेकिन बड़ी ग्राउंड ब्रेकिंग पॉलिसी थी। 49% लोगों ने माना कि जनधन खाते खुलवाना नरेंद्र मोदी का एक बड़ा काम था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, 61% लोगों को ये नारा भी याद है और उनको लगता है कि ये एक प्रभावी इफेक्टिव पॉलिसी है। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। देवेंद्र, इस बारे में हमको ज्यादा बता सकते हैं? कोई योजना सरकार लाती है, जैसे सरकार अब जो प्रधानमंत्री आवास योजना लेकर के आती है, तो उसमें भी कोशिश होती है कि महिलाओं के नाम पर रजिस्ट्री हो, मालिकाना हक महिलाओं को मिले। क्या ये इच्छित तौर पर आपको दिखाई देता है कि ये सरकार चाहती है कि उसकी योजना के केंद्र में कहीं महिला रहे? और बिल्कुल साहब, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ट्रैक रिकॉर्ड को देखें तो आपको समझ में आएगा। ट्रैक रिकॉर्ड की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो 2014 से पहले का भी, गुजरात में भी आप देखें तो उनके स्कीम में इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस रहते रहा है और हर एक जो बैठक करते हैं उस बैठक में भी इस बात को कहते हैं। जैसे अभी हाल में आपने देखा होगा कि लखपति दीदी की एक योजना चलाई जा रही है ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा खुद माइन्यूट ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसमें वो पूछते रहते हैं कि वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और कौन सी स्कीम आनी चाहिए। और निश्चित तौर पे जब आप इस रूप में लाभार्थियों की संख्या तैयार करेंगे, और हम सभी जानते हैं कि वुमेन पॉलिटिकली भी वो बहुत जल्दी डेविएट नहीं करती। एक बार जब वो अपना ओपिनियन बना लेती हैं तो बहुत आसानी के साथ उसी के साथ वो जाती हैं वोट करने के लिए, और वो बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत है। दूसरी चीज़ आप देखें सौरभ, कि जो परसेंटेज आपने बताया 52% इनके सर्वे में, वो परसेंटेज उतना ही है जितना हिंदुत्व के नाम पर वोट मिल रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व के नाम से ज़्यादा अहम ये रहता है कि महिलाएं जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामकाज के चलते एक लाभार्थी वर्ग के रूप में तैयार हुई हैं, वो अक्रॉस द कास्ट लाइन है, उसमें कास्ट बैरियर टूटता है। पिछले इलेक्शन की अगर बात कर लें लोकसभा चुनाव में, तो बिहार में बहुत सारे यादव जो कि मानते हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके लिए मसीहा हैं, वो इस बात को लेकर शिकायत कर रहे थे कि उनकी घर की महिलाएं पूछ रही हैं कि ईवीएम में फूल छाप कहाँ दिखेगा, नरेंद्र मोदी को वोट करना है। और इस तरह की स्थिति तभी तैयार होती है जब आप स्कीम के मार्फत सीधे उनको फ़ायदा पहुंचा। और हम सभी जानते हैं कि कितने सारे स्कीम हैं जिसको आप उंगलियों पर गिना सकते हैं कि जिससे महिलाओं को फ़ायदा होता है, और वहाँ पे उसका फ़ायदा मिलना स्वाभाविक है, चुनावी फ़ायदा। आपने जैसे जिन दो आंकड़ों की आपने तुलना की वो इंटरेस्टिंग है। हमने आपको बताया 52% हिंदू वोट बीजेपी को मिल सकता है आज की परिस्थितियों में, 52% ही महिला वोट बीजेपी को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ये हिंदू वोट तो उतना ही लगभग है जितना 2019 में मिला था, बहुत बड़ा परसेंटेज है लेकिन उतना ही है।
लेकिन महिला वोट बढ़ रहा है, 46% से 52% ये वोट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो जो बात देवेंद्र कह रहे हैं, बीजेपी के लिए ये ज्यादा अहमियत रखेगा कि महिलाओं के बीच में अगर उसकी अच्छी पैंठ है तो, या महिलाओं के बीच में बीजेपी पसंदीदा पार्टी और नरेंद्र मोदी पसंदीदा लीडर बनते हैं। तो अब बाकी का समय मैं चाहूंगा हमारे बीच में जो ऑडियंस है उनके सवाल हम ले लें, जल्दी जल्दी जितने प्रश्न ले सके पूछे। मैं आऊँ, कोशिश करूंगा जितने लोगों के पास आ सकूं। पूछिए। नमस्कार सर, मेरा नाम निधि है। पिछले 27 साल में मनमोहन सिंह, अटल जी ने काफ़ी ट्राई करा टू पास दिस बिल, बट ऐसा अचानक क्या हुआ कि लाइक ये बिल पास हुआ तो विपक्ष वगैरह सब एक साथ आ गए। तो आप ये बताएंगे ऐसा क्या हुआ? मेरे और सवाल हैं आपसे। आपको क्या पहले एक का जवाब ले ले, तब तक दूसरा सोच लो। कोई बात नहीं, अरे हम लोग भूल जाते हैं बोलते बोलते, कोई बात नहीं जी, ठीक है। वो ही पूछें कि भाई इस पर हमने पहले बात की थी कि जो लोग विरोध कर रहे थे वो भी लोग साथ में क्यों आ गए, क्या मजबूरी रही होगी? ठीक है, वो बहुत से लोग और जुड़े होंगे, हर्षवर्धन जवाब दे दें इसका। नहीं, मुझे लगता है कि सबसे महत्वपूर्ण तो यही कि किसी मुद्दे पर आप वहां उस स्थिति में पहुंचा दिए जाएं कि अगर विरोध होगा तो उसके विरोधी दिखेंगे, यानी वुमेन कॉन्स्टिट्यूंसी के। तो भला आप लोगों का विरोधी कौन होना चाहेगा? तो इसीलिए विपक्ष साथ में चला है। और आपको पूछना, पूछे छोटा रखिए सवाल ताकि ज्यादा ले सके। पूरी। नमस्कार सर, मेरा नाम छवि है। मेरे को आपसे बहुत जनरल सवाल पूछना है। जैसे ये स्टेट्स होती हैं, हरियाणा, राजस्थान और बिहार हो गया, ये उत्तर प्रदेश, यहाँ की वुमेंस को जल्दी से जॉब्स वगैरह के लिए अलाउड नहीं किया जाता। तो मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ, वो वुमेंस ये कोटा, ये जो रिजर्वेशन बिल पास हुआ है, इसको यूज़ कैसे करेंगी जब उनकी, इस पर आपका क्या कमबैक रहता है? नहीं, आप कहाँ से हैं? मैं दिल्ली से। आप दिल्ली से हैं, तो मुझे लगता है थोड़ा सा कोशिश कीजिए, एक दिन हरियाणा निकल जाइए, एक दिन यूपी निकल जाइए, तो आपके अगल बगल है। हम लोग उत्तर प्रदेश से हैं, ऐसी बिल्कुल स्थिति नहीं है। कई बार लगता है, हमें एक धारणा बन जाती है कि दिल्ली मुंबई में रहने वाली महिलाएं, जो वहां भी महिलाएं हैं, वो भी उसी तरह से अपना हिस्सा मांगती हैं। और ये पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में जो आएंगी, वहां आने वाली महिलाओं के लिए वो अपने हक के लिए तैयार खड़ी हैं। पार्टियों को मन बनाना है। पूछो। सर नमस्कार, मेरा नाम वंश धावन है और मेरा क्वेश्चन बहुत बेसिक सा है। हमने इन 10 सालों में देखा है कि इंडिया की डेमोक्रेसी और प्रेस सिचुएशन डिटीरिएट की है। इंडिया की रैंक डिटीरिएट की है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में, चाहे वो ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स हो, चाहे ग्लोबल पीस इंडेक्स हो, और बहुत सारे और भी इंडेक्सेस हैं जैसे हंगर इंडेक्स और जेंडर पैरिटी इंडेक्स। तो बीजेपी इस तरह प्रोजेक्ट करती है कि वो विश्व गुरु की जैसी इमेज। विजय जी आप मानते हैं, हंगर इंडेक्स का ही चर्चा कर लेते हैं। हंगर इंडेक्स में आप समझते हैं कि पाकिस्तान से हम खराब हालत में हैं? हंगर इंडेक्स तो बताता है कि भारत की स्थिति पाकिस्तान से खराब है। तो उस इंडेक्स को छोड़िए, डेमोक्रेसी की बात करते हैं। पिछले 10 साल में जितने चुनाव हुए, उसमें आज की तारीख में 29 राज्यों में 16 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बाकी राज्यों में नॉन बीजेपी गवर्नमेंट है। तो ये किस वजह से बनी? अगर ईवीएम में गड़बड़ी होती, अगर डेमोक्रेसी में गड़बड़ होती, तो फिर तो सारी की सारी जगह भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती। नहीं हुई ना, हर बार बदल रही है सरकारें। लोग जो है विधानसभा में भी बदल रहे हैं, लोकसभा में अपना प्रतिनिधि बदल रहे हैं, और एमसीडी में भी। दिल्ली में आप देखिए कि एमसीडी में 15 साल से भारतीय जनता पार्टी थी, वहाँ पर आम आदमी पार्टी आ गई, अलग अलग जगह पर आ गई है। तो ये एक परसेप्शन बनाने की बात है, लेकिन आप सच में देखिए। और जब ईवीएम की बार बार चर्चा होती है तो ये होता है कि जब आप हार जाते हैं तो कहते हैं ईवीएम में गड़बड़ है, और जब सरकार बना लेते हैं तब ईवीएम की चर्चा नहीं होती। पूछे। नमस्कार सर, मेरा नाम रागिनी है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2010 में 6 बार ये महिला आरक्षण का बिल पास करने की कोशिश की, पर कांग्रेस ने इसे पूरा नहीं होने दिया। तो उसके बाद दोबारा प्रयास क्यों नहीं किए गए इसे पास करने के लिए? वाजपेयी जी क्यों नहीं पास करा पाए थे? उस वक्त की परिस्थितियां क्या थी, अगर बता सके कोई आप में से? अब समीर जी बता दें। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गठबंधन की सरकार थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने 98 में यह बिल लेके आए थे, 99 में लेके आए, 2002 में लेके आए। लेकिन चूंकि गठबंधन की सरकार थी, एनडीए में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं था, इसके कारण अटल बिहारी वाजपेयी इस बिल को पास नहीं करा पाए। और यही कांग्रेस के साथ भी हुआ था कि उनके पास बहुमत नहीं था, इसलिए वो लोकसभा में बिल पास नहीं करवा पाई थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पास पूर्ण बहुमत है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इच्छा शक्ति का भी यह परिणाम है कि वह इस बिल को लेके आए और उन्होंने इसको पास करवाया। सर मेरा सवाल विजय जी से है। जब आपने कहा था कि बीजेपी की एक इमेज बनी है कि वो हिंदुओं के मेजॉरिटी वोट्स हैं, हिंदुस्तान एक हिंदू बहुमत देश है, तो जो पार्टी पावर में, जाहिर सी बात है उनका हिंदुओं के सबसे ज़्यादा वोट होंगे ही। कांग्रेस पार्टी में आपने देखा उनको 67% मुस्लिम्स ने सपोर्ट करा सोनिया गांधी जी को, तो उससे कांग्रेस की इमेज खराब नहीं हो रही कि मुसलमानों को सपोर्ट करते हैं? बिल्कुल खराब हो रही है। और उसी पॉलिटिकल पैराडाइम, आपको ध्यान है पिछले 10 साल में क्या हुआ है? हिंदुस्तान का पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया है।
पॉलिटिकल पैराडाइम पहले था कि माइनॉरिटी अपीजमेंट करके आप सरकारें बना सकते हैं 20% 30% वोट पर, लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद एक पूरा का पूरा पॉलिटिकल पैराडाइम बदल गया और आज जो पार्टियां माइनॉरिटी अपीजमेंट पर काम कर रही थी वो उससे दूर रहकर काम कर रही है, तो उसका इमेज का उनको नुकसान हुआ था। मैं यही बात कर रहा हूँ कि किसी एक धर्म के साथ जुड़कर इमेज बनाना, और पार्टी भले ही बना ले, सरकारों की इमेज उस तरह से नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस को इसका नुकसान उठाना ही पड़ा है, माइनॉरिटी अपीजमेंट की जो इमेज उस पर लगी हुई थी, मोहर लगी हुई थी, उसी का नुकसान उनको उठाना पड़ा। नमस्कार सर, मेरा नाम आयुष है। मेरा ये आपसे ये सवाल है कि भारत में कई दशकों से चलते आए पेट्रियार्की सिस्टम, पितृसत्ता का हल आरक्षण है या शिक्षा, इस पे आप प्रकाश डालिए। पेट्रियार्की का हल क्या है हमारे देश के अंदर? शिक्षा या आरक्षण? हर्षवर्धन जी, शिक्षा या आरक्षण? मुझे लगता है कि आरक्षण कभी किसी चीज का समाधान नहीं होता है, शिक्षा ही हल है। लेकिन कई बार शिक्षित होने के बाद भी जब हम वैसा व्यवहार नहीं करते हैं, और मैंने पहले भी कहा कि हम लोगों ने महिलाओं को उनका अधिकार नहीं दिया। आप खुद सोचकर देखिए ना, कई बार हमें लगता है कि अरे वो महिला है तो वो क्या करेगी। हम सड़क पर कार चलाते हुए देखते हैं तो हम लोगों के मुंह से भी निकल जाता है कोई गड़बड़ चला, अरे लड़की चला रही क्या। हमारी मानसिकता गड़बड़ है। आरक्षण सिर्फ और सिर्फ उसको ठीक करने का टूल है। मेरा यह मानना है कि अंत में शिक्षा ही प्रिवेल करेगी और आरक्षण से आगे हम बढ़ पाएंगे। बोलिए। नमस्कार सर, मेरा नाम गगन है। मेरा क्वेश्चन आपसे G20 समिट के बारे में है। जब G20 समिट हो रहा था, मोदी जी ने दिल्ली को बहुत सही से सजाया, ठीक है। उसके बाद जो स्लम एरियाज थे उन्होंने उसको ढक दिया, कोई बात नहीं। लेकिन जो पुअर पीपल थे उन्हें ये बोला गया कि आप 2 दिन के लिए कहीं भी चले जाइए, हमें नहीं पता। उसका आप पे क्या है ओपिनियन? क्या ऐसा हुआ था, और इनके सवाल का जवाब दे दे। नहीं, वो तो सोशल मीडिया के द्वारा ऐसे अभियान चलते हैं और उन अभियानों के मार्फत ऐसा होता है। ग्राउंड पे ऐसा कुछ भी नहीं था। जिस लुटियंस डेली में कुछ प्रतिबंध भी थे, तो उस लुटियंस डेली में ऐसे इलाके आपको कहाँ दिखते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर कोई आपके घर पे आए, अपने व्यवहार में देख लो तो आप क्या दिखाते हो? अपने घर की फटी हुई चीज़ दिखाओगे या चाहोगे कि जो अच्छी तस्वीर है वही दिखे? और उसके पीछे वजह क्या रहती है कि आपको दुनिया के जो बड़े राष्ट्राध्यक्ष हैं सिर्फ उनको नहीं बताना होता है, उन देशों की जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनको भी बताना होता है कि हमारे यहाँ आओ, पैसा इन्वेस्ट करो ताकि हम अपने यहाँ की गरीबी को दूर कर सकें। तो वो एक टूल के तौर पर इस्तेमाल किया था ऐसे इवेंट को। घर पे मेहमान होते हैं तो नया चद्दर ही निकालते होगे ना। हाँ? मेरा नाम बोलिए बेटा, जल्दी बोलिए। मेरा नाम मानसी है। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि कांग्रेस हमेशा एक ही चेहरे को क्यों लेके आती है? वो कितनी बार से हारे, वो नए चेहरे को क्यों नहीं लेके आती? और किसको लेके आए बताइए? सर, यूथ नहीं है जो उसको नए लेके आ सके। आपको कोई और चेहरा दिखाई देता है कांग्रेस में? आ सकते हैं और भी कोई आ सकते हैं। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी का ही चेहरा लेके क्यों आती है? विजय जी जवाब देंगे। विजय जी जवाब देंगे। पार्टी के पास उनका पार्टी ऐसा समझती है कि उनके पास सबसे बड़ा चेहरा वही है, और कांग्रेस में इसी बात का नुकसान उठाना पड़ा कि डिनेस्टी को लेकर बार बार बात होती रही कि गांधी परिवार की वजह से कांग्रेस को नुकसान उठाना पड़ा। राहुल गांधी जी का जो पॉलिटिकल करियर है कांग्रेस के रेफरेंस में, उसमें ज़्यादातर बार कांग्रेस को हार का। थोड़ा जल्दी से जोड़ूं, कांग्रेस पार्टी के लिए सबसे बड़ी समस्या इस लड़की का सवाल है कि जो लोग विकल्प देखना चाहते हैं वो भी राहुल गांधी पे भरोसा नहीं कर पा रहे हैं, और ये कांग्रेस पार्टी के लिए ज्यादा चिंताजनक स्थिति है। चलिए, मेरे पास समय इतना ही था, इतनी इजाजत दे रहा है। माफी चाहता हूं, माइक तो आप तक पहुंच गया लेकिन टाइम नहीं है मेरे पास। लेकिन चलिए जल्दी से पूछिए। नमस्कार सर, जैसे कि अभी हमने आंकड़े देखे, मेरा नाम निवेदिता है। हमने देखा कि 52% महिलाएं वोट करती हैं, तो ऐसा कोई भी सरकार सत्ता में आने के लिए क्या करे कि जो रिमेनिंग वोट बैंक है वो भी उनको मिले? 52% तो बहुत ज्यादा है इस देश के इतिहास को अगर देखें, और ज्यादा से ज्यादा हिस्सेदारी बढ़ाएगी, और ये हिस्सेदारी का ही नतीजा है कि जितनी महिलाओं की हिस्सेदारी उन्होंने बढ़ाई है उससे नॉट अबाउट ओनली महिलाएं। ऐसा क्या करे कि जो रिमेनिंग वोट बैंक है वो भी उनको ही मिले? वो तानाशाही हो जाएगी, फिर ऐसा होना नहीं चाहिए। चलिए, आज समय इतना ही था। बहुत जोरदार तालियां बजा दीजिए अपने लिए, आपके लिए। आप स्टूडियो में आए, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। समीर जी, भावेश, विजय जी, हर्षवर्धन जी, देवेंद्र, बहुत धन्यवाद आप लोगों के लिए। आप देख रहे थे कि सितंबर का सबसे लेटेस्ट सर्वे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।